बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। सुबह सुबह कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि आप चाय पिए, और अगर आपके घर में आपका मन नहीं कर रहा कि आपने पराठा खाना है या फिर आपने कोई ब्रेड खानी है या कुछ, तो आपके पास अगर कोई सादे बिस्किट, कोई से भी ऐसे बिस्किट जो थोड़े से नमकीन से हों, हल्के से मीठे हों, कभी उसको ऐसे चाय में डिप करके खाइए, कितना मज़ा आता है। तो आज मैं सुबह सुबह मैंने सोचा कि नाश्ता ना करूं तो फिर मैं ये ज़रूर खाऊं। एकदम से एनर्जी ना आपकी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि कभी ऐसा लगता है जैसे जिस्म में किसी नमक की कमी हो रही है या फिर किसी चीनी की, तो ये एकदम से पूरी कर देती है। मुझे बहुत पसंद है, आप भी अभी ट्राई करके देखिएगा। अब पता नहीं आप अपनी सुबह में क्या क्या चीज़ें लेते हो, चिया सीड या कुछ और। कहा यह जाता है कि चाय में जो है ना, अगर बिस्किट को डुबो के खाया जाए और उसके बाद थोड़ा सा जैसे अगर गिर जाता है, अंदर रह जाता है, और चाय जो है ना गरम गरम, वो अंदर पड़े हुए मरे हुए बिस्किट को जो ना एक फ्लेवर दे देती है। और यही कहा जाता है कि चाय में जब बिस्किट डुबो के खाया जाए तो फिर चाय का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। फिर जो बची हुई चाय होती है बाद में जब आप पीते हैं, आहा, नो डाउट उसका टेस्ट वाकई दुबाला हो गया। अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। एक मिनट। किडनी स्टोन्स के ऊपर बात करेंगे आज। ये जो हमारा रीजन है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, इस जगह पे जो किडनी स्टोन्स के बेतहाशा ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, बल्कि एक आम सी चीज़ है, मर्दों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है किडनी स्टोन्स। किसी डॉक्टर के पास भी चले जाएं तो वो ये कहते हैं ये तो आम है, ये तो होते रहते हैं। ये आम है, इससे बचना किस तरीके से? कोई भी चीज़ स्टोन्स है, कोई भी चीज़ क्यों हो रहे हैं? ऐसी हम कौन सी गलतियां करते रहते हैं, या कौन सी कंटिन्यूसली कोई चीज़ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, या नहीं पीते, पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से कोई ऐसी हमारे जिस्म में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, या कोई हमारे सेल्स ऐसे बन रहे होते हैं, क्या ऐसा हार्मोनल इश्यूज़ होता है, या फिर आई डोंट नो कोई ऐसी गलतियाँ, या नमक ज़्यादा खाने की वजह से या यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से भी ये आपके जो स्टोन्स हैं ये डेवलप्ड हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। इस पे सब पे बात करेंगे। अगर हो जाए तो फिर इनका इलाज क्या है? क्या वो पास आउट नेचुरली हो जाते हैं, या फिर इसको ऑपरेशन करके इसके सॉल्यूशंस जो है उसको देखना चाहिए? हमारे पास इस पे बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अरसलान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मोहम्मद अरसलान साहब, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो इतने कॉमन क्यों है हमारे इस रीजन में किडनी स्टोन्स, ये होते क्यों हैं? अच्छा, वैसे तो पथरी बनने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा हमारे रीजन में इसको हम स्टोन बेल्ट कहते हैं। ये गर्म इलाके जो हैं इसमें डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से, इसमें कुछ अमेरिका के भी हिस्से आते हैं जी, ऐसे वही पूरी बेल्ट ही एक सीरीज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें इंसिडेंस स्टोन का बढ़ जाता है। तो स्टोन के बनने की जो मुख्तलिफ वजूहात है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हम कहते हैं जी डिहाइड्रेशन है। अब इसमें आमतौर पे सवाल होता है कि जी पानी की नॉर्मल इनटेक कितनी होनी चाहिए। तो अमूमी तौर पर हम पेशेंट से कहते हैं कि जी आप 2.5 से 3 लीटर तक वाटर की इनटेक होनी चाहिए, और रफली आप कहें तो 2 लीटर तक आपको यूरिन का आउटपुट आना चाहिए, पेशाब आना चाहिए। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें या इसको इस तरह से कहेंगे मजीद मरीज इसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने लाइफ स्टाइल में, तो वो इस तरह से है कि अगर आप पेशाब कर रहे हैं और वो आपको डार्क कलर का आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपको डिहाइड्रेशन है या पानी की कमी है। अगर आपको लाइट येलो या ट्रांसपेरेंट कलर का यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब आपकी एडुकेट हाइड्रेशन है। तो एक तो पानी की इनटेक है, मगर कुछ लोग ये भी तो कहते हैं पानी ज़्यादा पीने की वजह से ये मसले आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी के इनटेक का बेहतर होना वो पथरी के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो फ़ायदेमंद है। कुछ ऐसी कंडीशंस है, मगर कुछ ये भी कहते हैं ना कि कुदरत ने आपके अंदर एक सेंसर लगाया हुआ है, ठीक है, वो खुद आपको बता देता है कि आपको कब पीना है, कब पानी नहीं पीना, जिसको कहते हैं हम प्यास। ठीक है, अब जब प्यास लगे तो तब पी लें, अगर नहीं लग रही प्यास तो ना पिए, क्या जरूरत है? गुर्दे से मुतालिक कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको आप कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स जो है वो एडिक्वेटली यूरिन आउटपुट जो है वो पानी निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से जिस्म में पानी कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उनको कहा जाता है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वाटर की इनटेक उन पेशेंट्स में। लेकिन आमतौर पर अगर एक नॉर्मली फंक्शनिंग किडनीज वाला पेशेंट है तो उसको ये एडवाइस किया जाता है कि पथरी से बचाव के लिए आप पानी का इनटेक अच्छा रखें। और उसके अलावा कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर आप में से किसी भी मरीज़ को पथरी की शिकायत है और पेशाब के साथ पथरी निकलती है
तो एक सिंपल सा टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोन एनालिसिस। आप किसी भी अच्छी लेबोरेटरी पे जाइए और उनसे कहिए कि जी इसका केमिकल एनालिसिस कर दें। आपको ये पता चल जाएगा उस पत्थरी की कॉम्पोजिशन क्या है, उसके मुताबिक कुछ मॉडिफिकेशंस हैं डाइटरी जो हम एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर अगर आप कहें तो उसमें जैसे मैंने बताया कि वाटर इनटेक एडिक्वेट होना ज़रूरी है, उसके अलावा सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन, सॉल्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। आप रफली कह सकते हैं कि 4 to 5 ग्राम्स पर डे जो है सोडियम क्लोराइड का इंटेक वो एडिक्वेट है। उसके अलावा कैल्शियम जितना कोई खाने में होता है उतना इस्तेमाल जो हमारी बॉडी में जा रहा है, इट्स फाइन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और पत्थरी के मरीज जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनमें बार बार रिकरेंस होती है स्टोन्स की, उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन, क्योंकि उसकी डिग्रेडेशन से प्यूरिन्स जो होती हैं यूरिक एसिड बनता है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। तो जिन पेशेंट्स में यूरिक एसिड स्टोन जोन में हम कहते हैं कि जी मीट की इंटेक जो है, बीफ हो गया, मटन हो गया, इसमें ज़्यादा एहतियात करें। कुछ जो है सी फूड की टाइप्स भी है, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, उनमें भी होता है, तो हम कहते हैं कि जी उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत कॉमन है हमारे रीजन में, जो यूरिक एसिड के साथ साथ, तो उनमें जो ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड है जिनमें हाई कंटेंट ऑक्सलेट का, फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, साग है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटेक पर हम उनमें रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं ताकि ऑक्सलेट कम हो। अब जैसे आपने पालक का नाम लिया, पालक के लिए लोग कहते हैं कि इससे पथरी होती है, बिल्कुल ठीक है, इसमें स्टोन्स, इससे चीज़ें, तो पालक को अगर उबाल के खा लें फिर तो कोई इश्यूज नहीं होते? नहीं, उबाल के भी खाएं तो उसमें जो है वो ज़ाहिर है उसका इंटेक आपने ज़्यादा नहीं रखना। अगर आपको ऑक्सलेट स्टोन्स बन रहे हैं तो उसमें बहरहाल हम फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह से आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, अगर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप ओबेसिटी फेस कर रहे हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो चांसेस बढ़ा देती हैं। एक बहुत कॉमन चीज़ जो है हमारे पेशेंट्स आजकल लोगों में वक्त के साथ साथ बहुत कॉमन हो गया है कि हर बंदा मुस्तकिल तौर पे अपनी डाइट में मल्टी वाइटामिन्स ऐड कर लेता है। तो परसिस्टेंट यूज़ मल्टी वाइटामिन्स का जो है वो भी देखा गया है कि वो पथरी की फॉर्मेशन जो है उसमें रोल प्ले करता है। तो आप ऑफ एंड ऑन तो ले सकते हैं। अब मैं ऐसे मरीजों को जानता हूँ जो मेरे पास आते हैं, वो साल से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और विदाउट एडवाइस फ्रॉम एनी डॉक्टर, और वो खुद ब खुद वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कमज़ोरी महसूस होती थी तो मैं अपनी डाइट में मैंने कैल्शियम ऐड कर लिया, और वो साल से खा रहे हैं। तो ये एक हेल्दी हैबिट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आम इंसान है जो ऑफिस में काम कर रहा है या घर बैठा है, और एक मज़दूर है जो कि मज़दूरी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, अब ये दोनों किस तरीके से एक मेजर करेंगे कि एक बंदा एसी में बैठा हुआ है उसको कितना पानी चाहिए और एक धूप में काम कर रहा है उसको कितना पानी चाहिए, कैलकुलेट किस तरह से करें सारे दिन के हिसाब से? इसमें इनसेंसिबल लॉसेस हम इसे कहते हैं, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते कि कितना लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, जैसे आपने कहा कि वो लेबर है, तो वो जाहिर है उसका जो वाटर का लॉस है वो ज़्यादा है एक उस शख्स से जिसकी एक डेस्क जॉब है। तो वो जाहिर है हम इसलिए कभी भी एक फिक्स अमाउंट नहीं बताते, हम एक रेंज बताते हैं। ये एक बिल्कुल जैसे हमने कहा कि जी 2.5 to 3 लीटर्स पर डे जो है दैट इज़ एन एडिक्वेट अमाउंट, जितना फ्लूइड आप ले सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो यूरिन का आउटपुट हो उसका कलर आपको बताएगा कि आपकी हाइड्रेशन जो है वो एडिक्वेट है या नहीं। अब एक तो चीज़ आपने पॉइंट आउट की, दूसरा ये है कि मौसम के मुताबिक भी सर्दियों में ज़ाहिर आपकी वाटर इनटेक उतनी नहीं होगी, गर्मियों में आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप यूरिन का आउटपुट देखें और आपको लगे कि हर वक्त परसिस्टेंटली वो डार्क आ रहा है, इसका मतलब आपको वाटर इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चीज़ जो बड़ी अच्छी है इस लिहाज से वो है लेमन। जो लीमू है ना उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ये क्रिस्टल्स की एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है और स्टोन फॉर्मेशन जो है उस लिहाज से बहुत मुफीद है। तो मैं अपने पेशेंट्स में कहता हूँ कि आप नमक और चीनी का कम यूज़ रखते हुए अगर आप लेमन को इंक्रीज करते हैं डाइट में तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। वाह, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम यहाँ पे मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये स्टोन्स, किडनी स्टोन्स पैदा कैसे होते हैं और किस तरीके से हम इससे दूर रह सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। किडनी स्टोन्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। और अभी आप थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले बताए थे कि लेमन वाटर जो है वो ज़्यादा पिया जाए तो ये फिर आपको बचा लेता है, ठीक है। अब कितना लेमन वाटर पिए फिर? अच्छा, ये कोई ऐसा फिक्स एस्टिमेट नहीं है, लेकिन आप अगर एक से 2 ग्लास जो है शिकंजवी के कह लें, लेमनेड कह लें, आप पर डे यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ स्टोन्स जो है वो कम कर देता है।
बहरहाल आप तमाम तर एहतियात भी कर लें। मगर ये करता क्या है जाके बॉडी के अंदर? अच्छा, इसमें लेमन ना वाटर, सिट्रिक एसिड होता है। मैंने जैसे आपको बताया ना, हम लोग खुद भी कुछ मेडिसिन में हम देते हैं पोटाशियम सिट्रेट उसे कहते हैं। ये बेसिकली 2 से 3 चीज़ें करता है। एक तो ये है कि ये पीएच जो यूरिन का है उसको एल्कलाइन कर देता है, यानी तेजाबियत आपके पेशाब में कम कर देता है। तो कुछ पथरियाँ जो हैं वो इस एल्कलाइन कंडीशन की वजह से वो डिज़ोल्व भी हो सकती हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो यूरिक एसिड है। उसके अलावा मगर लेमन तो खुद एक एसिड होता है ना, फिर ये एल्कलाइन कैसे करता है? लेकिन वो पोटाशियम सिट्रेट जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये एल्कलाइनाइज कर देता है। अच्छा। उसमें जो लेमन में है वो सिट्रेट है। जो सिट्रेट इटसेल्फ है, वो सिट्रेट जो है उसमें एक खसूसियत है कि वो क्रिस्टल्स को एग्रीगेट होकर स्टोन फॉर्म नहीं करने देता। आपके पेशाब में भी अगर हम मेटाबॉलिक वर्कअप कहते हैं, वो हम स्टोन पेशेंट्स का करवाते हैं, अगर उसमें हाइपोसिट्रेट यूरिया हो यानी सिट्रेट की तादाद कम हो, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम सिट्रेट खुद देते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर भी काम करता है? विनेगर जो है वो आप ये सिर्फ पीएच रिलेटेड है। Okay. जो कुछ स्टोन्स हैं वो एसिडिक मीडियम में, आप यानी एक फार्मूला नहीं दे सकते कि पेशेंट को अपना जो यूरिन है वो ज़्यादा एसिडिफाई करना है या अल्कलाइन रखना है। ये पेशेंट स्टोन की कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। कुछ इसी तरह स्टोन्स हैं जो फॉर एग्जांपल ट्रू वाइट स्टोन्स हैं, जो कि इन्फेक्शन, पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। इनमें आप यूरिन को जो है एसिडिक करते हैं, वो इसका ट्रीटमेंट है। और उसमें ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस इन्फेक्शन को ट्रीट भी करेंगे। तो इन्फेक्शन ज़्यादातर ज़ाहिर फीमेल्स में कॉमन है मेल्स के मुकाबले में। तो इन्फेक्शन रिजॉल्व करना और उसके साथ जो है सिट्रेट जो है ये, क्योंकि उसकी एग्रीगेशन को रोकेगा, तो ये फिर उसका मेथोडोलॉजी है जिस तरह से हम उन्हें अब किसी को हो गया है, अब क्या कर सकता है, किस तरीके से इसको रोक सकता है, इसकी ट्रीट कैसे होगी? अभी ये स्टोन्स बॉडी में जाके नुकसान भी कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, पास आउट होंगे खुद ब खुद या फिर इसकी मेडिसिन लेके या इसकी ऑपरेशन या इसकी सर्जरी का, सॉरी। अच्छा, एक चीज़ इस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा, शायद हमने थोड़ा स्किप कर दिया, वो है प्रेजेंटेशन स्टोन्स की। ये क्या है? मतलब स्टोन का पेशेंट जो है वो किस तरह से हमारे क्लिनिक पे आएगा और क्या अलामात होंगी तो एक शख्स कह सकता है कि जी मुझे गुर्दे की पथरी है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है पेशेंट्स के लिए। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे जी थोड़ी सी दर्द है। एक टिपिकल पेशेंट किडनी स्टोन का अगर वो हमारे पास आएगा तो उसकी कंप्लेन होती है डॉक्टर साहब मैंने वखियां च पीड़ होती है। अब ये कौन सा रीजन है? जो आपकी पसलियां हैं वहां से लेकर जो आपका हिप बोन है, इसके दरमियान का एरिया जो है लेटरल साइड पर एब्डोमेन के, इसको हम फ्लैंक्स कहते हैं। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो है आपको कमर में भी फील होती है? जी बिल्कुल, ये बैक साइड पर भी आपका है ना, इस पूरे रीजन में यहाँ पर फील होती है किडनी की पेन जो है। अब ये अगर थोड़ा मूव करके यूरेटर में या गुर्दे की नाली की तरफ आ जाए तो ये रेडिएट करना शुरू कर देती है लोअर एब्डोमेन की तरफ। तो ये एक कॉमन साइट है जहाँ पर पेन हो सकती है। उसके अलावा मगर सिर्फ कमर का दर्द ये जज कैसे करेगा बंदा? तो ये भी सोच सकता है ना कि मुझे कमर का दर्द हो रहा है उसको और वो फिर किडनी का निकले। उसको अच्छा सवाल है आपका। इसको हम फिर कोरिलेट करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? आप उससे सवाल करेंगे कि क्या ये पेन जो है वो मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, आप उठें बैठें लेटें तो तब होती है, या स्टिल बैठे रहें तो 24 घंटे होती रहती है? जो टिपिकल पेन है जो मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है वो उसे हम मस्कुलोस्केलेटल पेन कहते हैं अमूमन, ठीक है। जो ये पेन है गुर्दे की या गुर्दे की नाली की, इसका एक आप हॉलमार्क फीचर कह लें या एक टिपिकल इसका जो साइन होता है, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब जब मैं फ्लूइड की इंटेक करता हूँ, खाता पीता हूँ तो एकदम शदीद दर्द हो जाती है और वो पेन बढ़ जाती है। अपनी टर्म्स में हम इसको डिटेल क्राइसिस भी कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, पेशाब की नाली में रुकावट है, आप वाटर इनटेक बढ़ा देंगे, एकदम से पेशाब की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आगे तो रुकावट है, तो जो बैक प्रेशर होगा उसकी वजह से कैप्सूल जो है किडनी का उसकी स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से शदीद पेन होती है पेशेंट को। उसके अलावा अगर एसोसिएटेड कुछ यूरिनरी सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे पेशाब की जब हाजत हो तो मुझे भागना पड़ता है वॉशरूम, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता, मुझे फ्रीक्वेंसी है, मुझे बार बार जाना पड़ता है वॉशरूम, या कुछ केसेस में रुकावट की अलामात भी हो सकती हैं। तो ये सब देखते हुए हम इस चीज़ को पिन पॉइंट करते हैं कि ये एसोसिएटेड है किडनी के साथ, तो फिर उसका फर्दर वर्कअप करवाया जाता है, जिसमें सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन यूजुअली जो है वो अल्ट्रासाउंड होती है। अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा यही वाला कि जैसे अब ये पास आउट हो जाएंगे खुद ब खुद, या फिर इसकी ट्रीट ऑपरेशन चीज़ें मेडिकेशन सब ज़रूरी है? अच्छा, कुछ हमारे पेशेंट्स आते हैं वो इस हिस्ट्री के साथ, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे एक रिलेटिव हकीम साहब के पास गए तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी तो उससे स्टोन जो है वो पास आउट हो गया। तो अब इसमें होम्योपैथिक का वाकई बड़ा सुनने में आता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा, और है भी ऐसा नहीं है कि उसको आप ज़ाहिर टोटली नलिफाई नहीं कर सकते। उसमें होता ये है कि कुछ पथरियाँ बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, जैसे कि यूरिक एसिड स्टोन मैंने आपसे कहा, उसमें आप सिर्फ यूरिन को अल्कलाइनाइज भी कर दें
उसका पीएच भी बढ़ा दें तो वो डिसॉल्व हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, अब वही पथरी अगर उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी तो उसमें आप जो है साल भी आप जो है वो मेडिसिन लेते रहे तो वो शायद पथरी को डिसॉल्व ना कर पाए। अच्छा, तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है साइज ऑफ द स्टोन और लोकेशन ऑफ द स्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अक्सर पेशेंट समझते नहीं है। अगर गुर्दे की पथरी की बात करें तो उसमें अगर 2 सेंटीमीटर से कम है पथरी तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जिसमें आपने सुना होगा लोग कहते हैं जी शुआएं लगवाई हमने गुर्दे को तो उससे पथरी, जिसको हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इसमें साउंड वेव्स होती हैं, जैसे एक्सरे होता है, साउंड वेव्स हैं ये। जैसे एक्सरे के लिए आप एक कंसोल होता है उस पर आप लेटते हैं, उसी तरह से इसका भी सिस्टम होता है। इसमें ये आप बिल्कुल लेटते हैं, इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो सिर्फ शॉक वेव्स के जरिए आपके स्टोन को लोकलाइज करके एक्सरे पे फ्लोरोस्कोप पे उसको फिर हिट करते हैं साउंड वेव्स के साथ और वो पथरियाँ टूटती हैं। उसमें माइनर सी ज़रा इरिटेशन होती है, थोड़ा बहुत खून आ सकता है, अदरवाइज़ ये कोई इतना इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। लेकिन अगेन इसकी कुछ इंडिकेशंस है कि ये सॉफ्ट स्टोन्स में ये इफेक्टिव है। अगर बहुत हार्ड स्टोन है जो कि सिटी स्कैन पे वाजे हो जाता है तो उनमें आप ये एडवाइज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से जो आजकल बहुत आप कह लें कॉमन तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान में मौजूद है फैसिलिटी, वो है PCNL, परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसमें हम क्या करते हैं कि जिल्द से 1 से 2 सेंटीमीटर का सुराख बनाते हैं जिससे कैमरा डालते हैं और गुर्दे के अंदर तमाम जो पथरी है वट एवर द साइज़, यूजुअली 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पथरी हो तो उसके लिए किया जाता है, उसको हम टोटली फ्रेगमेंट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिससे आपका किडनी का कोई भी स्टोन जो है वो क्लियर हो जाता है। इससे भी मज़ीद एडवांसमेंट आ चुकी है और अब ये है कि एक नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी जिसको हम कहते हैं, आप पेशाब के रास्ते से एक फ्लेक्सिबल कैमरा के थ्रू जाते हैं और आप वहाँ से मसाने में, गुर्दे की नाली में और अल्टीमेटली गुर्दे में जाते हैं और लेज़र के ज़रिए आप जो है डस्ट कर देते हैं, टोटली रेत में कन्वर्ट कर देते हैं आप पथरी को और वो फिर पेशाब के फ्लो के साथ वो खुद ब खुद जो है वो निकलती रहती है। तो ये मेजर इंटरवेंशंस है, इसको हम RIRS कहते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। तो ये लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं दो जो गुर्दे की महंगी तो नहीं होती है? आम प्रोसीजर से आप जैसे अगर इसको कंपेयर करेंगे एक ओपन सर्जरी से जो कि चीरे वाला ऑपरेशन होता था जिसमें इतना बड़ा चीरा दिया जाता था गुर्दे के ऊपर, तो उससे इस सेंस में महंगा है कि इसके गैजेट्स जो हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कॉस्टली हैं। इसमें फ्लोरोस्कोप यूज़ होता है, फ्लेक्सिबल कैमरा, लेज़र, तो इनकी एक अपनी कॉस्ट है। लेकिन इसमें भी आपको ज़ाहिर है डिफरेंट रेंजेस मिलेंगी मुख्तलिफ सेटअप। ये क्लियर कर दें कि अगर किसी को एक बार किडनी स्टोन हो गया तो क्या उसको बार बार अब यही मसला होता रहेगा या नहीं? अच्छा देखें, एहतियात, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। अब मेरे पास स्पेशली फीमेल्स और उनमें भी ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं जिनमें बहुत कॉमन है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है, मैं क्या करूं? तो मैं कुछ अमूमी हिदायत उनमें जो देता हूं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं वो ये है, आपने देखा होगा कि चश्मे का पानी हो तो हम कहते हैं साफ़ पानी है क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली बह रहा होता है। इसी तरह किसी तालाब का पानी हो तो हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर है, ये गंदा है, ये खड़ा हुआ है एक जगह। तो आपने ट्रांजिट टाइम जो यूरिन का आपके ब्लैडर में है, मसाने में, उसको कम करना है, यानी एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें और टाइमली जाकर पेशाब करें, उसको रोक के ना रखें अनड्यू। एक उसके अलावा ये है कि आप, मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि जब भी आप स्तंजा करें तो आप वाइप इस तरह से करें कि बैक टू फ्रंट ना करें, फ्रंट टू बैक करें, यानी जो फीसेस या स्टूल या पखाने के जो आपके जरासीम हैं वो पेशाब के ट्रैक को इन्फेक्ट ना करें, वहाँ आकर वो जो है इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रीदेबल क्लोथिंग्स हैं, टाइट क्लोथ्स ना पहने, सफाई का ख्याल रखें। तो ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं कहने को, लेकिन ये इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ये आपको बार बार इन्फेक्शन से और अल्टीमेटली स्टोन फॉर्मेशन से प्रिवेंट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाइड किया आपने। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और मेरे साथ एक ज़बरदस्त टॉपिक है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ। आपको पता है किस चीज़ के हवाले से? पैसे के हवाले से बात करेंगे। पैसा क्या है कि हमारी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद जो है वो पैसा हासिल करना वो बन गया। जो मर्ज़ी हो, जिस तरह हो, बस हासिल करना है, कोई चीज़ मिले ना मिले बस पैसा आपको मिल जाए। अब अगर हम बात करें, पैसा जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है आपकी हेल्थ, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके रिश्तेदार, आपके ताल्लुकात, आपकी अच्छी दोस्तियाँ, कनेक्शंस, जिनके साथ आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। आपके भाई बहन, माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी जो सहेलियाँ, आपके सहेले, फिर
तीसरे नंबर पे आता है पैसे। मैंने ये नहीं कहा कि पैसा कमाए ना, कि पैसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल बेकार चीज़ है, पैसा है, मगर हर चीज़ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पड़ जाना तो ये कहीं नॉट नाइस। अब लोग अपने भाई को धोखा दे के पैसा कमा रहे होते हैं, अपने बाप के मरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, किसी तरह अब्बा जी चले जाएं तो ये इनकी जायदाद मेरे हिस्से में मेरे पास आ जाए, और बड़े भाई को क्यों मिल गई, छोटे को क्यों मिल गई, इसको क्यों मिल गई। या कोई एक भाई आपके ख़ानदान में अमीर हो जाए तो फिर सारे के सारे ना उसका गला घोटने के लिए रेडी हो जाते हैं, गले में फंदा डाल के उसको मारने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसे के से। आज इसके ऊपर बात करेंगे। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ज़बरदस्त तरीके से हमसे बात करते हैं, लगते हैं, एलैबोरेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नदीम मौलवी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन, अल्लाह का शुक्र। नदीम मौलवी साहब, बात में ये करी थी कि पैसा जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है, हम मानते हैं एक तरीके से, मगर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कि पैसे ही पैसा, सब कुछ पैसा, रिश्ते भी नहीं, आपकी हेल्थ भी उसके आगे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मगर पैसा इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू हैव इन द पॉकेट। देखिए, जिंदगी में पैसा जरूरत है, मगर पैसा मकसद नहीं है जिंदगी का। जिंदगी का मकसद हमें ये बनाना चाहिए कि ऐसे कोई काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अब अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो अल्लाह नाराज नहीं होता, अल्लाह खुश हो रहा है। आप पैसे कमा रहे हो, किसी पैसे से आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हो, और एक दिन में खुशियां जो है आप बांट सकते हो। मगर अगर आप मकसद सिर्फ पैसे को बना देंगे तो फिर तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ना बीवी नजर आएगी, ना बच्चे नजर आएंगे, ना लोग नजर आएंगे, ना ही इंसाफ करोगे, बस कोशिश करो कि किसी ना किसी तरह से पैसे को हासिल करो। और जब पैसा हासिल हो जाएगा तो आपके पास ना आपके अपने रिश्तेदार होंगे, वो रिश्तेदार बनेंगे जो पैसे के साथ आते हैं, पैसे के साथ जाते हैं, वो दोस्त बनेंगे जो पैसे के साथ आते हैं, पैसे के साथ जाते हैं। तो ऐसे दोस्त का क्या फायदा, ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा। तो अक्सर मकसद हमारा जो होता है वो ये होता है कि जनाब हमने वो काम नहीं करना है जिससे ये दुनिया जो है एक मसले मसाइलों का शिकार हो जाए। आज दुनिया परेशान क्यों है, ये सारी दुनिया में जंग क्यों हो रहा है? क्योंकि मकसद इंसानियत नहीं है, मकसद पर्सनल गेन्स है। और ये जिंदगी में ये जो हम मकसद से हट जाते हैं ना, वो इस वजह से हटते हैं क्योंकि हमारा अगर मकसद स्ट्रांग हो, देखिए सबसे स्ट्रांग मकसद क्या है, अल्लाह को ऐसे कोई काम ना करना कि अल्लाह खुश ना हो, अल्लाह की नाराजगी हो। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप ये सारी बातें करते हैं, हमें तो एक खौफ होता है कि कल क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कुरान शरीफ में 365 टाइम्स कहा गया है डू नॉट वरी, यानी आप फिक्र ना करेंगे। कुरान शरीफ कह रहा है, अच्छा साल के कितने दिन है? 365 दिन है, 365 डेज है, और 365 डेज की वजह से ही शायद अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 365 टाइम्स कहा है डू नॉट वरी। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने 12 दफा कुरान शरीफ में कहा अफसोस मत करो। यानी कि हम जो है ना, देखिए, एक तो फियर करते हैं और अफसोस करते हैं। अब हमें कई दफा, अगर मैं तो कहता हूँ गिनती अगर करें तो मेरे ख्याल से गिनती में शुमार में नहीं होगा। अल्लाह ताला कई दफा कहते हैं, फरमाते हैं कि जो मांगोगे मैं दूंगा। मगर अब क्या है कि हमारा जो फियर है वो ग्रीड में ले आता है। हमारा फियर ही तो ग्रीड लेके आता है कि यार कल क्या होगा, आज ही कमा लो, यार उसको धोखा दे दो, इसको हासिल कर लो। तो ये सारी चीजें हमें मुसीबतों में ले आती है, और हमारा मकसद सिर्फ एक ही चीज बन जाता है, पैसा। अब इस पैसे के चक्कर में हम अपनी सेहत भी भूल जाते हैं। आपने अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की, सेहत होना चाहिए। अच्छा, अब मगर नदीम साहब, हर कोई पैसे को सलाम तो कर रहा है। अब यंग जनरेशन तो यही देख रही है, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, बस उनको ये पता है कि सलूट सिर्फ पैसे को ही है तो पैसा आना चाहिए, वो ये सोचती है। अब ऑटोमेटिकली उनके जहनों में जो है ना ये चीज़ें बैठ रही हैं कि सलूट मारो पैसे को, पैसा आ रहा है जैसे भी आ रहा है। देखिए, वो पैसा आ रहा है और इज्जत भी आ रही है, मगर वो इज्जत क्या होती है? आपके सामने कहेंगे जी जनाब आप बहुत अच्छे हैं, और पीठ पीछे आपकी बुराइयां, आपको बुरा कहते हैं। जैसे फेसबुक में आप जो दिल जो है, देखिए आजकल ऐसा दिल दे रहे होते हैं जैसे पता नहीं जुम्मा बाजार से उठा के दिल लाए।
1 सेकंड में 1000 दिल जो है आपने फौरन अपने स्क्रीन पे देख लेते हैं, तो उस दिल की कोई अहमियत है? आपके पास 10,000 फ्रेंड्स होंगे, मगर आप किसी एक फेसबुक पे पूछे कि मुझे एक 100 रुपए की जरूरत है, तो 10,000 में से शायद 1 या 2 दे देंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसी झूठी शौहरत, और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब वो देखें होटल में मुझे सलाम किया। होटल ने आपको सलाम नहीं किया, वो 500 के नोट ने सलाम किया। वो जो दरवाजा खोल रहा है वो आपके लिए नहीं खोल रहा, वो 500 के नोट के लिए खोल रहा है। वो जो रिश्तेदार आपके आ रहे हैं, तुसी तो मेरे जान हो, मेरे ब्रा, मेरे भाई, मेरा, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आपका पैसा। तो अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है तो एंड ऑफ द डे मुझे ये बताएं कि जब आप अकेले क्यों हो जाते हैं? बेतहाशा अमीर लोग स्ट्रेस में क्यों चले जाते हैं? ये दवाइयां क्यों लेते हैं? ये इसीलिए लेते हैं कि उनको पता होता है कि अंदर जो मेरे इंसान है वो तो अकेला है। फेसबुक पे मेरे 5000 दोस्त हैं, मगर किसी को ये पता है कि मैं अकेला हूं, मैं दुखी हूं, ये किसी को नहीं पता, और कोई इंटरेस्टेड भी नहीं रहे। मैं आपको तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है। मगर जब आप अपना मकसद ये बनाते हैं ना, यार मुझे जिंदगी जीनी है, बिल्कुल आपने सही कहा, पैसे भी कमाने हैं, ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। उस पैसे से मैं सही इस्तेमाल करूंगा, पैसे में नेक काम करूंगा, तो लोग दिल से दुआएं देंगे ना। आज ईदी साहब नहीं है दुनिया में, मगर आज ईदी साहब को लोग अच्छा कहते हैं या नहीं कहते? आप नहीं है, आप आज ईदी साहब तो दुनिया में नहीं है। ईदी साहब तो वो है ना जो दुनिया में भी बहुत कुछ कमा के चले गए, इज्जत, दुआएं, और आखिरत के लिए भी उन्होंने अपने जो है ना मकाम बड़े बुलंद कर लिए। एक ब्रेक लेंगे, नदीम साहब हमारे साथ ही हैं, आप फिर आते हैं। जी, नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, मगर हम बात कर रहे थे पैसे के ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे। नाज़रीन देखें, अब एथिक्स या डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो कुछ जहन में नहीं आती हमारी यंग जनरेशन की। हमारी जनरेशन कहती है हम यूट्यूबर बन जाएं, चाहे जो कुछ करके, चाहे उल्टी सीधी बातें किसी के ख़िलाफ़ करके, या फिर गंदी लैंग्वेज यूज़ करके, गंदी बातें करके, जू मायने बातें करके, किसी भी तरीके से मैं किसी तरह बस पैसा कमा लूँ, मुझे व्यूज़ आने चाहिए, मुझे पैसा आना चाहिए। अब उस यंग जनरेशन को मैं कैसे समझाऊँ कि आपके लिए ये पैसा, ये वाला जो एथिक्स है, इसके बगैर कमाया हुआ इसको कोई फ़ायदा नहीं। अब यंग जनरेशन कहती है एथिक्स से कमाया हुआ पेट ही नहीं भरता हमारा। क्या एथिक्स है? किस चीज़ के एथिक्स की बात करती हैं आप? हमारा पेट नहीं भरता, हमें कमाने दे जैसे हम कमा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अब आप देखें, बहुत से टिकटॉकर्स जो है मशहूर हो जाते हैं, मगर क्या वो मुसलसल मशहूर रहते हैं? बात एक है, आपने बहुत अच्छा टिकटॉक बनाया, दुनिया भर में मशहूर हो गए, फर्ज करें आपने पैसे भी बहुत कमा लिए, मगर कंटिन्यूटी नहीं रहती है। अब आप देखिए पुराने आर्टिस्टों को देखिए, तारिक अजीज साहब, वो कंटिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस देते रहे, कंटिन्यूसली कमाते रहे। आमिर लियाकत साहब हो गए, जितने भी आज जो जिंदा भी जो आर्टिस्ट है, आप देखिए ना फिजा, आप भी कई सालों से शोज कर रही हैं, तो वो क्वालिटी शोज होते हैं, फिर आपका एक मुसलसल फैन होते हैं। यानी ये नहीं है कि आज फिजा को आज जानते हैं कल भूल जाए, नहीं, कई सालों से आपके फैंस हैं। इसी तरह कई आर्टिस्टों के हैं। तो देखिए, कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको अपनी क्वालिटी रखनी पड़ेगी। चाहे आप किसी भी कारोबार को आप देख लें, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जब जाते हैं तो आप देखिए वो कंटिन्यूटी प्रोडक्ट का अपना रखते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को, ये नहीं है कि जनाब बहुत सी दुकानें आप देखते हैं पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में बड़ी मशहूर हो जाती हैं, मगर उसके बाद वो उस दुकान पे कोई जा नहीं रहा होता। नहीं यार, आप पहले जैसा खाना नहीं रहा, पहले जैसा रेस्टोरेंट नहीं रहा, पहले जैसा होटल नहीं रहा। तो आपकी सक्सेस क्या है? आप पेप्सी, कोक, 7 अप, ये माजरत के साथ मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर, मगर ये ड्रिंक्स कितनी है, 100 सालों से अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट्स है जो क्वालिटी मेंटेन करते, तो क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो फिर वही बात है कि जब आप पैसा कमाने निकलते हैं ना, आपको एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, आपको सबसे अच्छी चीज खरीदनी होती है ना, तो दूसरे को भी सबसे अच्छी चीज खरीदनी होती है। तो आप जब कोई चीज क्वालिटी की चीज बनाएंगे तो आपसे लोग लेंगे। आज जापान क्यों तरक्की कर गया? जापान के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, आम नहीं होते। अगर डॉक्टर होगा तो एक्सपर्ट होगा, अगर वहां पे इंजीनियर होगा तो एक्सपर्ट होगा,
अगर वहां पे एक टीवी आर्टिस्ट होगा तो अपनी फन के अंदर एक्सपर्ट होगा। हमारे यहाँ पे क्या है, हम अब फॉर एग्जाम्पल expert नदीम साहब, अगर एक लड़की है सपोज जिसने शादी करनी है, जी अब जी वो लड़का देखे जिससे शादी करनी है वो अमीर है या फिर बस कोई ऐसी नौकरी पेशा देखे जिसके पास सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह हो, वो किसको पसंद करे? जाहिर सी बात है ना, देखे गुर्बत में भी नहीं रहा जा सकता, ठीक है, और मुश्किल तो होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो फिर अब अगर अमीर लड़का देखे तो उसके अंदर कोई ना कोई मसले तो होते हैं, क्योंकि बाकी जो है ना दुनिया उसके पीछे पड़ी होगी। अमीर लड़का होगा तो बगल में ज़बरदस्ती वो रखेगा भी एक लड़की, एक क्या दो क्या चार रखेगा। देखिए बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी। अब देखिए एक गरीब और अमीर दोनों ही अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि अमीर अगर अयाश होगा, सही तरह कारोबार नहीं करता होगा, या एक दिन जेल में होगा, या एक दिन तबाह हो चुका होगा, या उसकी जो अमीरी है वो खत्म हो जाएगी। गरीब है, उसको कभी सोच ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करना है, यार मेरे 50,000 वो सोता रहेगा, सारी जिंदगी गरीब ही रहेगा। तो हमें कौन सा लड़का तलाश करना है? हमें ये देखना है कि उसकी जो सोच है कैसी है। देखिए गरीब होना मसला नहीं है, बहुत से लोग गरीब थे आज अमीर हो गए। मैं बहुत से लिविंग एग्जांपल्स दे सकता हूं जो मोटरसाइकिल पे आए थे आज हवाई जहाज खरीद रहे। मैं सिंपल से आरिफ हबीब साहब की बात करूंगा, उन्होंने अपना स्टार्टिंग करियर जो था मोटरसाइकिल पे किया था, आज वो पीआईए के मालिक बने हैं ना जी। अब देखिए, और बहुत से अमीर लोगों के मैं अब नाम नहीं ले सकता क्योंकि बुराई आ जाती है, मैंने देखा करोड़पति अरबपति थे वो खानदान आज खत्म हो गए, उनको कोई पूछता ही नहीं है, वो गरीब हो चुके हैं। वो क्यों? देखिए बात यही होती है, सोच की होती है। गरीब आदमी भी अगर ये बैठा रहे कि नहीं मेरी इतनी तनख्वाह तो काफी है, या उसी तनख्वाह को फजूल खर्ची में लगाए, तो हमें इंसान से शादी करनी होती है और हमें प्रोडक्ट नहीं है। वरना प्रोडक्ट तो आज नए मॉडल की प्राडो ले लें, 10 साल बाद वो प्राडो की क्या वैल्यू होगी? जीरो। तो मगर अगर आप सोना लेंगे तो 10 साल बाद भी वो सोने की वैल्यू होती है। तो इंसान के अंदर भी वो इंसान ढूंढे जो सोने जैसा हो। वो आज नहीं तो कल उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मगर सोने को भी निखार के, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपको देखना पड़ेगा कि सोना है कि नहीं है। मालूम पड़ा आपने कोई और तांबा ले लिया सोना, अगर पहचानेंगे कैसे कि सोने जैसा आदमी है? देखिए सबसे अहम बात जो है ना, जब आपके सामने कोई भी आता है ना वो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, आप उसको देखिए रिसर्च करें कि वो आप उसको जाहिर ना हो, और आप देखते रहे वो अपने नौकरों के साथ कैसे बात कर रहा है, उसकी क्या सोच है, वो क्या चीज कहाँ पे खर्च कर रहा है, वो किस तरह से। देखिए अगर कंजूस भी हुआ तो मत कीजिएगा शादी कभी भी, क्योंकि उसके पैसे का कोई फायदा नहीं, आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। और ज्यादा खर्च करने वाला हुआ तो वो बर्बाद खुद भी होगा, आपको भी करेगा। बैलेंस्ड, ठीक है, एक ब्रेक लेंगे नदीम, दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ ही रहिए हमारे। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। अच्छा, हम ये पूछ रहे थे कि जो सोने जैसा आदमी है ये कहाँ से ढूंढ सकती हैं ये लड़कियाँ, किस तरीके से, क्या पहचान होगी उसकी कि उसको पता चल जाए कि भाई ये सोने वाला आदमी है, सोने जैसा आदमी। देखिए मसला क्या, हमारे यहाँ लड़की हो या लड़का है, हम एक दूसरे को देख के कैसे, लड़का देखते यार बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, बस उसके पीछे लग जाएगा। लड़की भी इसी तरह देखती, बड़ा सोना लड़का है जी, इसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं। सो ये हमारा जो होता है ना फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। अब ये फर्स्ट क्राइटेरिया शुड नॉट बी द लास्ट क्राइटेरिया। इसके ऊपर आप डिसीजन ना लगाएं। मैं नहीं कहूंगा कि खूबसूरत लड़की ना ढूंढे, मैं नहीं कहूंगा सोना बंदा ना ढूंढे, मगर उसके आप पॉइंट्स लगाएं। देखिए जब आप हिसाब किताब करते हैं, एक अकाउंटेंट जो है जब बैलेंस शीट्स बनाता है या मुख्तलिफ, तो बहुत सी चीजों को डालते हैं। या आप अगर कोई फाइनेंशियल प्लान बनाए या बिजनेस प्लान बनाए तो देखते कि जी जनाब ये पॉइंट तो इसकी बड़ी अच्छी है। अब आप दूसरी पॉइंट्स की तरफ भी आए ना, कि उसके जो प्राडो में वो घूम रहा है, क्या उसने कमाए, उसके अब्बा ने कमाए, उसके दादा ने कमाए। अगर बाप की कमाई की प्राडो होगी, जब वो शादी करके जाएगी तो उसके शौहर से ज्यादा बाप की जो है ना उसको सुननी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्राडो में वो उसका मियाँ और वो घूम रहे थे उसके बाप की कमाई है, याद रखिएगा।
तो वो कहते हैं ना मेरा ससुर या मेरी सास बड़ी डोमिनेटिंग है, क्योंकि सास कहती है कि जनाब ये तो हमने अपने बच्चे को भी दिया है और ये हमारा बच्चा और हमारी बहू ये हमारे पैसों की वजह से। तो अब ये देखना है कि जनाब अगर एक लड़का, जाहिर है 26 साल का लड़का प्राडो तो नहीं कमा सकता, ठीक है, मगर अगर एक 26 साल का लड़का प्राडो में आ भी रहा है, मैं नहीं कहूंगा कि शादी ना करो, मगर क्या वो उस प्राडो से 2 और प्राडो बना सकेगा, या मालूम पड़ा उसी प्राडो में अपनी जिंदगी गुजारेगा? ये होती कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। मैं यही देखूंगा ना कि एक इंसान की कैपेसिटी कितनी है, उसकी सोच कितनी है। एक मैं आपको आर्टिस्टों की बात बताता हूं। एक आर्टिस्ट होते हैं, उरूज पे आ जाते हैं, वो कहते हैं जी आई एम द बेस्ट, ठीक है, आमतौर पे ये हमारे एशिया में देखा जाता है। हॉलीवुड का आर्टिस्ट जो होता है वो आखिर तक वो कह रहा होता है नहीं मुझे कंपीट करना है, ऑस्कर लेना है। ऑस्कर जो होता है वो हमारे यहाँ के अवार्डों की तरह नहीं होता है, जुम्मा बाजार की तरह बिक रहा होता है कि जनाब आपने इश्तिहार दे दिया, आजकल आप इन है तो आपको फौरन बुलाते हैं, अवार्ड दे देते हैं। 4-6 महीने अगर आप स्क्रीन से आउट हो जाती हैं वो आपको अवार्ड नहीं देंगे, जो स्क्रीन पे आ रहा होगा उसको देते हैं। तो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। अवार्ड वो हो कि आपने हर चीज को कंपीट करना है। तो हमारे यहां भी यही होता है, हम क्या कहते हैं शॉर्ट साइटेड होते हैं। मैं कहता हूं कि नजर से नहीं नजरिए से देखा करें, क्योंकि नजर आपको धोखा दे देती है, नजरिया आपका कभी धोखा नहीं देगा। और दूसरे का नजरिया पढ़ना आ गया ना आपको, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि वो बंदा कैसा है, आपको कारोबार करना भी नजर अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो बंदा किस नजरिए से कारोबार कर रहा है। देखिए आज जो आप हैं, आपको अपने आप को ऊपर रिसर्च करना है कि मैं किस तरह किस लेवल पे पहुंचूंगी, मैं किस लेवल पे पहुंच सकता हूं। हमारे यहाँ क्या है कि हम अपनी सोच, एक देखिए बिजनेसमैन है ना, वो हमेशा पाकिस्तानी में रहता है, ठीक है। आपने कभी किसी बिजनेसमैन को देखा जिसने दुनिया भर में फ्रेंचाइज दी हो पाकिस्तानी? नहीं। उसकी सोच यही है भाई मैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेठ हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेठ जब बाहर के ममालिक के सेठ से मिलता है तो वो बहुत गरीब नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो मलकियत है पाकिस्तान की नजर से तो वो राजा इंदर है, मगर जब बाहर जाता है तो उसको पता लगता है वो तो राजा है ही नहीं। तो हमारी सोच ये होती है कि हम बस खुश हो जाते हैं और हम कहते हैं कि जी हमने अपनी लिमिट्स जो है ना बस हासिल कर ली है। नहीं, स्काई इज द लिमिट। बल्कि मैं तो कहता हूं स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट। कीप ऑन वर्किंग और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाए जब तक कब्र में ना चले जाते। हमारे यहाँ तो लाइफ ऐसा होता है, बूढ़े हो गए, ओ मरने की उम्र है, बूढ़ा आदमी शादी कर रहा है, क्यों ना करे। हमारे यहाँ पे हमने भी क्राइटेरिया बना लिया, ओ ये लड़की इस लड़के से शादी नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती। मुझे एक इंडियन आर्टिस्ट का मैं नाम नहीं लूंगा, उसने एक शर्त लगाई थी कि वो प्रिंस चार्ल्स को किस करेगी। और प्रिंस चार्ल्स उस जमाने का जब क्वीन जिंदा थी उसके पास मिलना भी मुश्किल था। उस आर्टिस्ट ने जाके वहां पे किस किया। क्यों? हालांकि बेशर्मी की बात है हमारे माशरे के लिहाज से, मगर मैं सिर्फ ये समझाने को कि एक बेशरम आदमी भी एक गलत काम के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर आप यही चीजें अच्छे काम में लगे। आप ये कहें कि मैं शादी करूंगी, जैसे प्रिंसेस डायना ने किया था। क्या थी? एक आया थी, एक आया थी, बच्चों को संभालती थी और क्या बन गई? प्रिंसेस। ये उसकी सोच थी ना। आज देखिए हमारे यहां माशरे में क्या है, बुराइयां, अरे उस आया ने उसको फांस लिया, माजरत के साथ बहुत ही गंदी सोच होती है हमारे यहां। ये नहीं कहते कि मोहब्बत की, ये नहीं कहते उसने निकाह किया। हम गुनाहों की तरफ जाने को बड़े आसानी से चले जाते हैं और जब तक गुनाह जाहिर नहीं होता ना, हम उस शख्स को और अपने आप को सबसे ईमानदार आदमी कहते हैं। नदीम साहब मुझे बताएं, आजकल की जो लड़की है वो ये कहती है कि भले मुझे बंदा थप्पड़ मार ले, जलील करके रखे, बदतमीजी करे, मुझे टाइम दे ना दे, मुझसे मोहब्बत करे ना करे, बस अमीरी चाहिए, मुझे रोना तो है ही शादी के बाद, तो टॉर्चर तो होना है, तो फिर बाइक पे बैठ के रोना है तो फिर बाइक पे बैठ के रो लें, या वाई नॉट लग्जरी गाड़ी में बैठ के रो लें। आज की लड़की ये कहती है, क्या कहेंगे? अब देखें ना, अब लड़ना है तो घर के किचन में भी लड़ना ही है,
और अगर किसी महंगे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बैठे डाइनिंग करें वहाँ लड़ लें तो वो ज़्यादा नहीं बेहतर? आज की लड़की ये कहती है। ये मुझे बताएं, लड़ाई तो लड़ाई है, गम तो गम है। चाहे आप कहीं पे भी हो, आप पेरिस में हो, गमगीन होगी तो क्या फायदा उस पेरिस के जाने का। कोई मुझसे कहे कि जनाब चांद पे जाना है और चांद पे जाके भी मैं ऐसे ही बैठा रहूं तो फायदा क्या। मगर सूरज की गर्मी में, तपिश में, बाइक के ऊपर बैठ के किचकिच किचकिच लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर रस्तों में लड़ाइयाँ हो रही हैं बसों के धक्के खा के, वो बेहतर है? या फिर ये जो एसी में लग्जरी किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठ के वहाँ लड़ाई हो रही हो तो वो बेहतर है? ये माइंड साइंस है यहाँ पे लड़कियों का। तो आप क्या लगता है, आपको क्या बेहतर है? देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर आप खुश नहीं है ना मोटरसाइकिल पे या हवाई जहाज पे, असल चीज है खुशी, तो फायदा क्या। आप अगर किसी हवाई जहाज में बैठ के भी नाखुश हैं और आप साइकिल पे भी नाखुश हैं तो नाखुश ही रहेगी। मगर मैं कहूंगा जिंदगी जियो नहीं, जिंदगी जियो, जिंदगी गुजारो नहीं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, लोग कह रहे हैं यार बस जिंदगी गुजर रही है, यार करोड़पति अरबपति हो फिर भी यही कह रहे हो, करोड़पति की बीवी, बस आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट, बस यार लाइफ इज ओके। ओके क्यों भाई? अगर तुम्हारी लाइफ भी ओके है तो इससे अच्छा तो वो गरीब है जो चिपक के मोटरसाइकिल पे जा रही होती है, जिसको ये सोचती है कि यार चलो गोलगप्पे खा लेंगे, चलो यार इस पार्क में चले जाएंगे। आप देखिए खुशी, अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि मकसद पैसे को ना बनाओ, मकसद सिर्फ ये बनाओ कि मुझसे यानी कि अल्लाह से कोई खफा ना हो जाए। बेशक आप देखें ना, कुछ लोग छोटे से एक कमरे के मकान में भी खुश रहते हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत, बड़ा करीब उन्स होती है उनके बीच में। बड़े बड़े महल लेने के बावजूद वो दूरियां हो जाती हैं बच्चों में, फैमिली में, मियाँ बीवी में। वो बेहतर है कि इतना पैसा आके तो इतनी दूरियां हो गई, बड़े बड़े मकानात बन गए, इतने डिस्टेंस हो गए, एक दूसरे के बुखार सर दर्द का भी नहीं पता एक दूसरे को। और दूसरा जो है, जो एक कमरे की घर के मकान में रहता है, पास किचन, पास लाउंज, एक साथ पास पास बैठते हैं, एक दूसरे के मसाइल डिस्कस करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं आते जाते, या वो बेहतर है? खुशी, मेरे ख्याल से खुशी मैटर करती है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए बिल्कुल, आज भी आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाए तो कहते हैं यार वो जमाना याद आता है जब हम सब भाई बहन एक ही कमरे में रहते थे। आज हम सब ने अलग अलग बंगला ले लिया है मगर हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। क्या बात है, बिल्कुल। एक जमाना था हम लूडो खेलते थे, आज दुनिया की हर चीज है मगर उसमें मजा नहीं आ रहा। एक जमाना था आमों पे लड़ते थे कि यार 2 आम खा लिए, एक और आम चाहिए। एक जमाना था कि पतंग लूट के जो है ना पतंग उड़ाते थे, आज पतंग बेतहाशा है मगर पतंग उड़ाने का वो मजा नहीं है। वाह, वो लोग नहीं है। वो आप जब मेहंदियों में जाते थे बड़ा मजा आता था, ढोलकी होती थी। आज नहीं, आज आप एक दूसरे की ड्रेसों को देख रहे होते हैं, अपनी ड्रेस को संभाल रहे होते हैं कि यार ये मेरा ड्रेस खराब ना हो जाए, ये मेरे सोने का जो सेट है वो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले आपने बन संवर के जाते थे, एंजॉय करते थे मेहंदियां, और एक हल्ला गुल्ला होता था, पकवान बनते थे शादियों में। आज आप देखिए हर चीज आपके पास है, रेडीमेड खाने आ रहे हैं आपके पास, दुल्हन बड़ी सेट सज के आ रही है, मगर वो बात नहीं है जो पहले में। मैं अगेन कहूंगा अपनी जिंदगी के अंदर खुशियां तलाश करें, और मैं ये नहीं कहता कि गरीब रहें, मैं अगेन कहूंगा क्योंकि लोग कहते नहीं यार गुर्बत में बहुत खुशी है, गुर्बत में भी लोग अमीरों की तरह गमजदा रह के गुजार रहे हैं। बात यह है कि जिंदगी को जो समझे ना इंसान, फिर गुर्बत तो खत्म हो सकती है, उस घर में बरकत भी आती है जिस घर में एक दूसरे से मोहब्बतें हो रही हो। आप यकीन करें जिस घर में मोहब्बत ना हो ना, उस घर में अगर अमीरी हो तो गुर्बत ले आएगी, और गुर्बत हो तो हमेशा गुर्बत में रहेगी। क्या बात है जी। घरों में मोहब्बत पैदा करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। यस, द मनी नॉट इम्पोर्टेंट, द मनी इज अ प्रायोरिटी। ठीक है, चीज़ें ज़रूरत है मगर हर चीज़ आप खुशियाँ मोहब्बतें जो है ना पैसों से नहीं ख़रीद सकते, ये बात क्लियर समझो। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, आप देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे ज़बरदस्त मेहमान, बड़े प्यारे मेहमान, और मुझे बड़ी खूबसूरती से उन्होंने आज मेरी शादी की मुबारकबाद दी, और बड़े खूबसूरत फूल दिखाइएगा ज़रा जी, फूल लेकर आए। स्क्रीन पे भी यहाँ पे रखना चाहूँगी बिकॉज़
फूलों की भी ना ये मोहब्बत जो है बहुत खूबसूरत होती है, जब कोई आपको इतनी खूबसूरती से, भाभी भी आई हैं साथ और भाई भी हैं और उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरती से ये फूल दिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ़ यू। अब मैं आपको मुतारफ़ कराती हूँ कि किन्होंने ये फूल दिए हैं। देख लिया आपने, डॉक्टर शाहिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डायबिटीज़ के एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस्लामाबाद से स्पेशली हमारे पास आते हैं और ये मैं बताऊँ आप लोगों के लिए आते हैं ख़ास तौर पे, ताकि आप लोगों को बता सकें और ये जो है ना अवेयरनेस आपको दे सके कि जो है किस तरीके से आप अपना ख्याल कर सकते हैं, स्पेशली डायबिटीज़ के हवाले से। आज भी हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे, मगर उन लोगों के लिए बात करेंगे जिनको हार्ट के इश्यूज़ हैं। कि डायबिटीज़ जो है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए कोई बड़ा कोई ख़तरा बन सकती है, कोई ऐसे इफ़ेक्ट्स डालती है उनके ऊपर, क्योंकि आप जैसे अगर कोई हार्ट इश्यूज़ के जो लोग पेशेंट्स होते हैं उनको अलग कंसीडर करती हैं और अगर कोई डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको अलग कंसीडर करती है, तो फिर मोस्टली ना जो पेशेंट हैं वो इस कशमकश में ही रहते हैं कि भाई ठीक है हमारा तो हार्ट वाला इशू कोई है नहीं, तो हमें डायबिटीज़ क्या कह सकती है, हमें डायबिटीज़ में क्या हार्ट के इशू हो सकते हैं, यू नो लाइक दैट। आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आइए, ठीक है, किस हद तक डायबिटीज़ जो है वो इफ़ेक्ट करती है आपके हार्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का और बहुत प्यार का, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो डायबिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, मगर हम इसको इंक्लूड करें कि हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो कितना मुतासर हो सकते हैं। सर देखिए, जो डायबिटीज़ है ना वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका जो दिल है वो डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है। और स्टडीज़ क्या कहती हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं कि 2 से 4 गुना जो है ख़तरे में या रिस्क में इजाफा हो जाता है हार्ट अटैक के, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, अगर आपको डायबिटीज़ है। और ख़ास तौर पे वो डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो कंटिन्यूस जो हाइपरग्लाइसीमिया है उसकी वजह से दिल की बीमारी या हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है जो हो जाता है। और मेरे पास क्लिनिक में आने वाले तकरीबन कोई 30 to 40% जो पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ पहले हुई होती है और बाद में उनको फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये होगा आपका कि क्यों होता है, क्या वजह क्या है, क्यों होता है। देखिए, जो डायबिटीज़ है उसमें आपका जब हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा पुराना हो जाए, यानी 1-2 दिन हाई लेवल है तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन कंटिन्यूसली हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसकी वजह से 2-3 चीज़ें होती हैं बॉडी में। एक तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की शरीयानें होती हैं, जो दिल को भी खून सप्लाई कर रही होती हैं, उनका जो लेयर होती है, उनकी जो वॉल्स होती हैं, उन शरीयानों की जो दीवारें होती हैं, उनमें ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स। अच्छा, वो एंडोथीलियल सेल्स का डैमेज हो जाता है जब शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई होता है। किस्म के सेल्स हैं, ये काम क्या करते हैं? ये बेसिकली जो वॉल्स की जो खून की शरीयानें होती हैं उनकी इलास्टिसिटी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मतलब खून का दबाव बरकरार रखते हैं, खून की सप्लाई को करते हैं। और बेसिकली ब्लड वेसल्स बनी इन सेल से होती हैं। जब ये एंडोथेलियल सेल जब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से, तो उसकी वजह से खून की शरीयानों की जो इलास्टिसिटी है वो कमज़ोर पड़ती है, वो हार्ड हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। और उसके साथ क्या होता है कि शुगर लेवल हाई होने की वजह से ख़ास किस्म की जो है प्रोडक्ट्स ब्लड में बनती हैं, जिन जो ग्लूकोज और प्लस प्रोटीन, ये दोनों ब्लड में होती है, इन दोनों के मिलाप से बनती हैं। इनको कहते हैं ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये जो ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स होती हैं ये भी ब्लड को थिक करती हैं। और इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से, एंडोथेलियल डैमेज की वजह से, इन्फ्लेमेशन जो ब्लड ग्लूकोज की वजह से हो रहा होता है, और ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स की वजह से, इनकी वजह से आपने सुना होगा क्लॉट्स बन गए, प्लैक्स जिन्हें कहते हैं। वो जो प्लैक्स बनते हैं वो ब्लड वेसल्स को में आके फंस जाते हैं। अच्छा, रुकावट कर देते हैं खून की फ्लो में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अच्छा, या अगर मैं इसको इस तरह से भी देखूं कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो क्या फिर मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि उसको हार्ट इश्यूज़ जो हैं वो चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे? 2 से 4 नहीं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है हार्ट अटैक होने का ख़तरा। अच्छा, इस प्रोसेस की वजह जो मैंने आपको बताया, ये अच्छा ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं, हाँ, प्लैक फॉर्मेशन या क्लॉट फॉर्मेशन बनने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो उनके हार्ट अटैक का सबब बनता है। अच्छा। ये एक चीज़। दूसरा जो प्रोसेस होता है ना, उसको कहते हैं, जैसे पट्टे तो हर एक होते हैं, मसल तो पूरी बॉडी में मसल है, हार्ट के भी मसल्स हैं,
अच्छा, हार्ट के मसल्स, वो हार्ट के जो मसल्स हैं क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया से या शुगर लेवल हाई रहने की वजह से, न्यूरोपैथी तो सुना होगा हमने, प्रोग्राम में ही बात करते रहते हैं, तो न्यूरोपैथी सिर्फ आम बॉडी के सारे मसल्स पे तो इफेक्ट नहीं करती, हार्ट के मसल्स पे भी इफेक्ट करती है। अच्छा, और हार्ट के जो मसल्स पे जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। ओके, तो यानी जो दिल के जो पट्टे हैं, एक तो शरीयानों से खून की सप्लाई तो कमजोर हो ही गई, और दिल के पट्टे भी कमजोर हो गए, कार्डियोमायोपैथी। उसकी वजह से क्या होता है कि आपने सुना होगा कि हार्ट का काम क्या है, पंपिंग, हार्ट इज अ पंप। अब पंप में दो प्रोसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कॉन्टैक्ट किया, ब्लड थ्रो किया, फिर ब्लड वापस भी तो आता है ना हार्ट में, हाँ। तो वो रिलैक्सेशन फेज में आता है। ओके, ठीक है जी। तो उसमें हार्ट को डायलेट होना पड़ता है, खुलना पड़ता है। ये जो डायलेशन की जो फेज है ना, डायलेटेशन की, जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये जो रिलैक्सेशन होता है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है जब पट्टा कमजोर हो। अच्छा। वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेता है, हाँ। लेकिन वापसी पे खुलता पूरा नहीं है। ओके, तो वो डायलेटेशन फेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर हार्ट फेलियर आता है। आपने सुना होगा ना, यार मेरा हार्ट फेल हो गया। अच्छा, फिर हार्ट फेल होने के साथ साथ फिर सांस की बीमारी, सांस में प्रॉब्लम आना, और फिर चलना फिरना कम हो जाना, और इस तरह के सारे इश्यूज होते हैं। पट्टे भी तंग जो हो जाते हैं हार्ट के, अब ये इसका कैसे आप लोग पता करा लेते हैं? ओह माय गॉड, टेस्ट होते हैं इसके भी टेस्ट होते इसके हैं? भी टेस्ट होते अच्छा, और ये बड़ा डेंजरस कॉज कर सकता है। और ये कितने टाइम तक इसका फिर जो है ना सोल्यूशन, और इसका जो सर्जरी या फिर इसका हार्ट का सारा काम करना जरूरी हो जाता है? जो पहला प्रॉब्लम जो मैं बताया ना, प्लेक फॉर्मेशन है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या स्कीमिया जो हो जाता है, ब्लड सप्लाई क्लॉट्स बन जाते हैं, उनका तो फिर आपको पता है, आपने सुना कार्डियोलॉजिस्ट फिर स्टंट डालते हैं, या फिर अगर नहीं डालता तो फिर अगर ट्रिपल वेसल डिजीज है या बहुत ज़्यादा शरीयानें ब्लॉक हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। ये तो उसका जो कार्डियोमायोपैथी है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, उसमें फिर सर्जरी नहीं होती, उसमें मेडिसिन ही होती हैं। ठीक, फिर आपको जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं सारी उम्र के लिए। ओके। और डॉक्टर साहब, ये जो टाइप 1 होती है या टाइप 2, ये दोनों टाइप की, अब एक तो कुछ लोगों को टाइप 1 भी होती है ना, या फिर बचपन से जेनेटिकली होती है, आपको पता है, अब उनको भी यही हार्ट इश्यूज होने का चांसेस होते हैं या फिर नहीं, या सिर्फ टाइप 2 को? नहीं, दोनों को, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया तो दोनों में हो सकता है ना जी। शुगर लेवल जो है ना वो दोनों में हो सकता है, लेकिन क्योंकि टाइप 1 जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें क्योंकि आप इंसुलिन दे रहे होते हैं, तो उनका जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है वो इतना ज़्यादा क्रॉनिक नहीं होता, थोड़ा सा लेवल शूट किया और फिर फौरन इंसुलिन की वजह से कंट्रोल कर लिया जाए। तो अगर जो टाइप 1 डायबिटिक्स इंसुलिन की वजह से इंसुलिन पे रहना पड़ता है उनको, तो आप कंट्रोल रखते हैं शुगर, तो उनको फिर खतरा कम होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक्स में भी अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ में जो पेशेंट्स हैं, अगर अपने शुगर लेवल्स का ख्याल रखते हैं और उसको कंट्रोल में रखते हैं, ख़ास हद तक से ज़्यादा नहीं बढ़ने देते, तो उनमें फिर रिस्क कम होता है। अच्छा, हाइपरग्लाइसीमिया तो उस वक्त होता है जब आपका HbA1c लेवल 7% से ज़्यादा हो जाए। ओके। अब दोनों केसेस में अगर टाइप 1 डायबिटिक्स हैं तो उनको अपना जो है शुगर लेवल जो HbA1c वो 7.5 या उससे नीचे रखना होता है, और जो टाइप 2 हैं उनको अपना जो HbA1c लेवल है वो हमेशा 7% से कम रखना होता है, फिर रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, मज़े की तो नहीं है, ख़तरनाक बात है, मगर ये वाली बात आप मुझे ब्रेक के बाद बता दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं, इसको ज़रूर सुनिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और डॉक्टर साहब हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से ही मेरे ख्याल से। जी अच्छा, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का लिंक विद डायबिटीज़, वो होता है कि ख़ास किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। अगर शुगर लेवल हाई हो तो जो लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है या फैट मेटाबॉलिज्म बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है तो एक बड़ा ही लेटोरियस किस्म का जो है ना फैट होता है, जिसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा, वो बढ़ जाता है, वो ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL वो लो हो जाता है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है वो जब बढ़ जाता है और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से एक ख़ास किस्म का फैट होता है जो कि हार्ट प्रॉब्लम करता है, उसको कहते हैं LDL। अच्छा, ये जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाँ, वो डेंस स्मॉल फ्रेगमेंट्स, उसके डेंस फ्रेगमेंट्स बनना शुरू होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसका लेवल बढ़ता है। जब ये लेवल बढ़ता है तो ये एथ्रोजेनिक होता है। एथ्रोजेनिक मीन्स
कि ब्लड वेसल्स को तंग कर देता है, नैरो कर देता है। अच्छा, ये हार्ट भी की ब्लड वेसल्स, ये भी अच्छा ठीक है। उससे फिर हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये भी शुगर की वजह से होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, हाँ, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हुआ, ठीक है। उसकी वजह से LDL बढ़ गया, हाँ। जिसने ब्लड वेसल्स को थिक मतलब नैरो करना शुरू कर ठीक। दिया और हार्ट अटैक हो गया। ये एक और प्रोसेस है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, प्रिवेंटिव चीज़ बताने जा रहा हूँ, कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल साल में 2-3 दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं डॉक्टर से, और अगर LDL लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कोशिश करें कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें। ओके, तो फिर आपको हार्ट अटैक होने का या MI होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। वाह, ज़बरदस्त। ओके, अब इसमें कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स या फिर कोई ऐसी मेडिसिन डॉक्टर साहब जो यूज़ करनी लाजमी है, साथ साथ वो भी अगर है तो बता दें। देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और उसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ गाइडलाइंस देती हैं हमें डॉक्टर्स को, और उन गाइडलाइंस में कहा जाता है कि जो स्टैटिन्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो ड्रग्स होती हैं उनको कहते हैं स्टैटिन्स। तो स्टैटिन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, टाइप 2 हों या टाइप 1 डायबिटिक्स हों, थोड़ी एक एज के बाद तो स्टैटिन्स दी जाती हैं। और उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो LDL लेवल है, वो 100 से ऊपर नहीं जाने देती। तो ये प्रिवेंटिव होती हैं। ये इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को स्टैटिन्स दी जाती हैं कि उनमें जो हार्ट अटैक का खतरा, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कंट्रोल में रहे, ज़्यादा रिस्क ना बढ़े। अब बेशक हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, शुगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अगर स्टैटिन्स ले रहे हैं तो ये जो मैंने आपको LDL का बताया प्रोसेस की लेवल बढ़ जाता है, वो नहीं बढ़ता, वो कंट्रोल में रहता है। तो फिर वो हार्ट का खतरा जो है वो तो फिर ये मेडिकेशंस जो हैं ये भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल जैसे अगर इंसुलिन पे हैं एंड दे नॉट टेकिंग इंसुलिन वाइल दे वर बिफोर टेकिंग एंड देन दे क्विट एंड देन दे नॉट इवन टेकिंग, तो क्या उसमें भी ये सारी चीज़ें इश्यूज हो सकती हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो अपनी शुगर को कंट्रोल करके बैठे हैं, हमें तो इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें भी LDL या चीज़ें ये सब ख़राब हो सकती हैं? जी, जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, जो इंसुलिन पे हैं, या जो टाइप 2 भी हैं, अगर वो इंसुलिन पे हैं लेकिन अगर वो शुगर लेवल नहीं कंट्रोल कर पा रहे बावजूद इंसुलिन के, तो फिर भी उनमें भी ये LDL बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। अच्छा, और कोई बंदा अगर जैसे लेता ही नहीं है इंसुलिन, डॉक्टर ने उसको रेकमेंड भी कर दिया बट ही इज़ नॉट टेकिंग इट, ठीक है, और फिर भी अपनी डाइट से कंट्रोल करता है, तो क्या ठीक है सब कुछ? देखिए, डिपेंडिंग के कंट्रोल कैसा करता है, यहाँ पे ये बात आती है ना। अगर आपको डॉक्टर ने एक दवा दी है, इंसुलिन दी है, और उसके मशवरे के बावजूद आप वो नहीं ले रहे, यानी उसका कहना नहीं मान रहे डॉक्टर का। कुछ कहते हैं ना पेशेंट, हम आना ही नहीं चाहते, हम इंसुलिन लेना ही नहीं चाहते। हाँ, देखिए, वो पेशेंट्स अगर तो अपना शुगर लेवल, मेरी एक स्टेटमेंट हम देखोगे, जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं उनमें इंसुलिन का जो इस्तेमाल है वो मेडिकल गुनाह है, तो टाइप 2 को तो इंसुलिन दी ही नहीं जाती। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सारे टाइप 2 को नहीं दी जाती, कुछ ऐसे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जिन्हें सर्जरी करवानी है, हाँ, उनको देनी है, उनको देनी है, कुछ अरसे के लिए देनी है, फिर आपने उसको खत्म कर देना है। इस तरह जो मतलब हमारी फिर वो खत्म भी हो जाती है। इसी तरह जो हमारी गेस्टेशनल डायबिटीज की खवातीन है, प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज हो गई, उनको भी तो होती है, उनको भी तो जरूरत होती है ना, शुगर लेवल हाई हो गया, उनको इंसुलिन दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन ये तो नहीं कि सारी उम्र के लिए, प्रेगनेंसी ओवर, इंसुलिन खत्म, बिल्कुल। इसी तरह कुछ ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कोई किडनी का प्रॉब्लम हो गया, कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, स्टंटिंग हो गई, मुख्तलिफ चीजें होती है ना। सिर्फ शुगर के मरीज की शुगर ही तो नहीं होती, उसको तो और बीमारियां भी हो सकती है ना। डायबिटिक फुट हो गया, ठीक है ना, जख्म आ गया, अब वो हील नहीं हो रहा, तो थोड़े से के लिए हम इंसुलिन देते हैं ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से उसकी जान छुड़ाई जाए, और फिर इंसुलिन को हम बंद कर देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इंसुलिन दे दी तो आप ये समझे कि ये सारी उम्र दी जाएगी, आप ना यूज करें, नहीं। आपको डॉक्टर ने जिस वजह से दी है आप उसकी बात माने, डायबिटोलॉजिस्ट है ना, आप उस पर भरोसा करें, आपका डॉक्टर है, ठीक है। तो अगर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे और अपनी मर्जी चलाएंगे तो फिर ज़ाहिर है शुगर भी कंट्रोल नहीं होगी, फिर जो जिस कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको उसने दवा दी है तो वो भी कंट्रोल नहीं होगी। तो इससे फिर ये होता है कि शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होते। जब आप एक अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशंस पे नहीं चलते तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया और जो फिर मैंने बातें बताई हैं, फिर ये चीज़ होती है, फिर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। आई गॉट इट। एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम डाइट के हवाले से बात करेंगे। डोंट मिस इट, कम बैक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए, मैं पूछना चाह रही थी कि निहारी, बिरयानी, कढ़ाई और बहुत किस्म के खाने आपको पता है, मुर्गन खाने,
सारे मुरगन खाने। अब ये लगता है आपको पसंद भी है, मुझे बहुत जिस तरीके से बताया जा रहा है ना आपको लव पसंद। देसी फूड, या आई लव इट। तो अब ये किस तरीके से खाए जाए, ख़ास तौर पे इन चीज़ों से बचने के लिए? जैसे अभी आपने सारा कुछ बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ना चाहिए, LDL भी, और फिर चिनारियाँ, फिर पट्ठे दिल के, सब कुछ तंग हो जाते हैं। अब ये चीज़ें हमें डराती तो हैं, मगर हम इनसे डरने के बजाय फिर हम संभालते नहीं हैं अपने आप को, ना हमारे आर्गन्स को, हम फिर शुरू आते हैं। तो किस तरीके से हम अपने आप को इस डाइट्स के साथ लेके चल सकते हैं? देखिए, आपने दो बातें की हैं। हाँ। आपने कहा कि मज़े के खाने, हाँ ये भी हो ना, और पाकिस्तानी कल्चर ये कि हम इनके बगैर नहीं चल सकते। हाँ ठीक ये है तो ना? है। वैसे तो ये जो अनहेल्दी मील्स हैं हम मना करते हैं कि यार ज़रा कम, इनसे ज़रा दूर रहो, लेकिन मेरी जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट इस तरह है पूरी, मतलब मैं समझता हूँ कि जो मेरी जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है उसमें मैं कहता हूँ कि आपको हर चीज़ खिलाएंगे, बैलेंस डाइट देंगे, उसमें हर चीज़ आपको खिलाएंगे। आपको ये कढ़ाइयाँ भी खिलाएंगे, आपको सीरी पाई भी खिलाएंगे, आपको निहारियाँ भी खिलाएंगे, लेकिन एक तो उसको थोड़ा सा तरीके का उसका इस्तेमाल होता है कि क्वांटिटी उसकी कंट्रोल में रखनी होती है। अच्छा। और आपने कहा कि अगर लोग ये खाना चाहते हैं, पसंद है, तो किस तरीके से ये खाएं कि ये चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह ना साबित हो। ये तरीका भी बहुत। देखिए, आपने ना एक रूल, जो मुझे सुनने वाले, एक रूल जो है खाने का डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है, अगर उसको अप्लाई कर लिया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, तो ये जो अच्छे खाने हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ, ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाती। आपने मुरगन खाना खाना है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि खाना खाने से पहले जो है एक मतलब फ़ाइबर पहले लें। फाइबर के साथ आपने जो हेल्दी ऑयल है ले लेना है, मसलन ऑलिव ऑयल है वो ले लें, एवोकाडो ऑयल है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो इस्तेमाल कर लें, 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल प्लस थोड़ा सा फाइबर में क्या आ सकता है, सैलड्स हैं वो आप पहले ले लें, इसबगोल का छिलका है वो खाने के स्टार्ट करने से पहले ले लें। ठीक है, तो 2-3 चमचे इसबगोल का छिलका कम से कम 10-15 मिनट पहले खाने से, ये खाने जिनका नाम आपने लिया है ये ले लिया। ठीक है, साथ आपने 2-1 चमचे ऑलिव ऑयल लिया, साथ ही थोड़ा सा सैलेड खा लिया। ठीक है, अगर कोई प्रोटीन है तो बड़ा ज़बरदस्त है, कोई एक आध प्रोटीन गोश्त की बोटी है या चिकन पीस है वो इसके बाद ले लिया। उसके बाद आपने आखिरी पोर्शन में, आखिरी उस टाइम पे आपने कार्ब्स वाले खाने जो ये मुरगन खाने ये खा लिए। तो इससे ये होगा कि आपका एक तो हेल्दी फैट चला गया स्टार्ट में, फाइबर चला गया, उसने आपकी डाइजेशन को जो है वो स्लो कर दिया। तो ये जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं इनमें जो अनहेल्दी चीज़ें जैसे कार्ब लोड है या कोई अनहेल्दी फैटी एसिड्स हैं तो उनकी डाइजेशन स्लो हो जाती है। अच्छा, वो स्पाइक्स नहीं होती। तरतीब है। हाँ ये तरतीब है। इस तरतीब से अगर आप खाना खाएंगे तो आपके मुरगन ग़िज़ाएँ भी आप खा लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, और आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा, और आपको हार्ट अटैक का खतरा, ये नहीं खतरा तो होता है ज़रा डायबिटीज़ है लेकिन रिस्क कम हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसी तरीके से स्केड्यूल करके इसी तरतीब से खाना इसी तरतीब से खाएं तो उसमें यह है कि आपका एक तो शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, आपकी दवाइयाँ कम होंगी। और ये भी बताते 3 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना, क्योंकि मोस्टली लोग तो कहते हैं 2 टाइम का खाना असल है, 3 का तो है ही कोई। देखिए असल खाना तो 2 टाइम का ही है, 2 मील्स इन अ डे। ठीक है ना। जो लंच होता है वो लोग जो हैं उनको चाहिए कि लंच के टाइम पे वो सैलड्स ले लें, फाइबर ले लें, कोई अच्छा सा नट्स खा लें। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है आपको बर्दाश्त के लिए तो थोड़ा सा प्रोटीन दालों की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, अंडों की शक्ल में आप वो लंच के टाइम पे ले सकते हैं। एक ही चीज़ तो 2 मील्स हो गए जो प्रॉपर मील्स हैं, और अगर लंच में आपको भूख लगती है तो सैलड का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, तो इस रूटीन से बेहतर रहेगा आपका कोलेस्ट्रॉल भी। और ये शुगर के पेशेंट मोस्टली कहते हैं ना कि हमें जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हमारी जो शुगर है वो उसको वो हंगरी हुई है, उसको भूख लगी है और वो हमारे जिस्म को खा रही है, खोखला कर रही है, पतला कर रही है, तो हमें कमज़ोर कर रही है, हमें भूख लग रही है। और शुगर के पेशेंट वैसे जब उनको भूख लगती है उनसे बर्दाश्त भी कोई नहीं होता, लो मोस्टली देखा है आपने। तो इनके लिए क्या फिर रेकमेंड होता है? अगर जैसे फल की इनकी क्रेविंग हो रही है तो किसी भी टाइम पे खा सकते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम है कि शुगर के पेशेंट टाइप 1 टाइप 2 जो है इस टाइम पे फल खा सकते हैं? ना देखिए, ये जो भूख लगने का प्रोसेस है ना, ये इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को कंसिडर करनी चाहिए। एक तो जो बार बार भूख लगना है ना, ये ठीक नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप नॉर्मल बंदे हैं, अभी डायग्नोज नहीं हुआ और आपको बार बार भूख लग रही है, थोड़ा खाते हैं और फिर भूख लग जाती है, तो ये इस बात की निशानी है कि बॉडी में आपकी इंसुलिन ज़्यादा निकल रही है और
जो ब्लड ग्लूकोज है वो अब अनडिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा, डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंसुलिन ज़्यादा निकल रही है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये पहले पता ही नहीं होता। नहीं। हाँ, तो अपने आप को फिट समझ होता ऐसे ही है। है। तो ये जो बार बार भूख लगना है आम आदमियों की, तो ये भी ठीक नहीं है, अंडरलाइंग इसमें डायबिटीज़ हो सकती है। एक तो बात ये। अच्छा, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, अब दो तरह की डायबिटीज़ हैं, टाइप 2 है, टाइप 1 है। टाइप 1 को बार बार भूख इसलिए लगती है या उनको थोड़ी सी देर बाद इंसुलिन लगने के 1.5-2 घंटे बाद भूख लगती है क्योंकि उनका शुगर लेवल नीचे आ जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा। तो शुगर लेवल जब नीचे आता है तो फिर उनको भूख लगती है। तो इस केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आपने इंसुलिन लगाई हुई है तो 1.5-2 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ लेना है, तो वो ताकि भूख भी जो कंट्रोल में हो जाए और हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा भी कम हो जाए। अच्छा। क्योंकि वो डेंजरस है। तो उसके लिए उनको फिर मैं तो एडवाइस ये करता हूँ कि अगर आपको 1.5-2 घंटे बाद इंसुलिन लगाने के और खाने के 1.5 घंटे मेन मील के बाद आप थोड़ा सा स्नैक ले लें। अब वो स्नैक जो है 2 किस्म के बड़े हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए। एक तो फ्रूट का इस्तेमाल करें, एप्पल या गुआवा ले लें। ओके। इससे शुगर भी स्पाइक नहीं करती, आपका हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी खत्म हो जाता है। दूसरा, कोई भी प्रोटीन ले लें, गोश्त खा लें, थोड़ा सा सैलड ले लें, ठीक है, बॉयल करके दालें या चने ले लें। तो इनकी कोई डिश बना के तो आप हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर लें, भूख की सूरत में ये कर लें। अच्छा। इससे एक तो वेट भी नहीं बढ़ेगा, शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा और आपका हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी खत्म हो जाएगा। ये तो टाइप 1 के लिए हो गया। जो टाइप 2 डायबिटिक्स है, उनको अगर बार बार भूख लग रही है, इसका मतलब ये है कि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सेल जो है उसमें इंसुलिन जो है उसकी रेजिस्टेंस की वजह से ग्लूकोज नहीं जा रहा, एंटर नहीं हो रहा, तो सेल भूखा है। तो वो बार बार थ्रू ब्रेन आपके स्टमक को मैसेज दे रहा है कि और खाओ, मैं भूखा हूं। तो सेल्स क्योंकि डिवाइड ऑफ ग्लूकोज, एनर्जी नहीं मिल रही उसको ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, तो वो आपको बार बार भूख लगी है। तो ये निशानी है जिसको बार बार टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को भूख लग रही है कि उनकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है और अंडरलाइंग उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। ओके, आई गॉट इट। तो ये चीज़ तो ये जो टेक्निक्स चीज़ें अभी आपको समझाई गई हैं, आई होप एक आपको पॉइंट्स के हिसाब से बताई गई हैं। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। शुगर के पेशेंट्स के लिए जो हार्ट के ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत सीरियस हो सकते हैं अगर आपने अपने इस तरीके से ख्याल नहीं रखा जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। थैंक यू सो मच और शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।